हेलो। वी आर लाइव नाउ, सभी लोग जुड़ जाएं। रातों रात सीटेट पार, इसका पार्ट 2 आ गया है, जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएं। कल पार्ट 1 कराया था, आज पार्ट 2 है इसका, तो सभी लोग लाइव आ जाएं जल्दी से। जितने भी लोग लाइव हैं जल्दी से लाइव आ जाएं सभी लोग। रातों रात सीटेट पार, जो जो आपको मैं सीरीज करा रहा हूँ सीटेट वहाँ समापन सीरीज का, आप लोगों के कहने पर कल पार्ट 1 लाया था, आज पार्ट 2 है। ठीक है। आज जो कल पॉइंट कराए थे हमने, एक बार डिस्कस करेंगे वो एक बार और। रातों रात सीटेट पार का पार्ट 2 है ये आज हमारा। ठीक है। ऐसे ऐसे पॉइंट लाए हूँ जो आपके H2H एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, तो सभी लोग जुड़ जाएं। बिल्कुल सेम पॉइंट जो आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत मेहनत करके मैं आपके लिए नोट्स बनाता हूँ, जिसमें आपको एक से एक बढ़िया चीज़ें मिलेंगी देखने को। देखिए, आज भी मैंने आपके लिए 4 पेज के नोट्स बनाए हैं, ये काफ़ी सारे पॉइंट लिखे हैं। इन सबको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सभी लोग लाइव आ जाएं जल्दी से, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। सभी लोग जुड़ जाएं। रातों रात सीटेट पार, आज उसका पार्ट 2 है। आज हम पहला पॉइंट देखते हैं। कल मैंने 15 तक करा दिए थे आपको। आज मेरा पहला पॉइंट है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में डिफरेंस क्या है हमारा। ठीक है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में हमारा जो डिफरेंस है वो क्या है वो देखेंगे आज हम। तो सभी लोग जुड़ जाएं जल्दी से, सभी लोग आ जाएं। और जिसने भी वीडियो लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें। सभी लोग जुड़ जाएं, लाइक कर दें वीडियो को और सभी लोग से शेयर कर दें। कल हमने पार्ट 1 किया था, आप लोगों को पता ही है, आप लोगों के बहुत प्यार दिया पार्ट 1 को और काफ़ी सारे लाइक भी आए उस पर। तो मुझे मोटिवेशन मिला आप लोगों के लिए कि मैं पार्ट 2 भी लेके आऊँ आपके लिए। तो अगर आपका ऐसी मोटिवेशन रहा तो 20 दिन में 20 पार्ट आएंगे, तो आप सोच लीजिए 20 पार्ट में आपको कितना कुछ मिल जाएगा सीटेट का। इतना कुछ मिल जाएगा कि आप ये मान लीजिए पूरा आप कंप्लीट हो जाएगा आपका सीटेट। 120 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज हम बात करते हैं भाषा अर्जन की और भाषा अधिगम की। ठीक है। ये भाषा अर्जन जो है हमारा पॉइंट, जो भाषा अर्जन है ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट आता है एक, और भाषा अधिगम जो है हमारा ये एक नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे, अगर हम हिंदी पेडोलॉजी की बात करें तो ये 100% देखने को मिलता है। हिंदी पेडोलॉजी में अगर बात करें तो ये 100% देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है, अगर आपसे ये पूछ ले कि बच्चे को भाषा अर्जन ज़्यादा जरूरी है या भाषा अधिगम ज़्यादा जरूरी है, तो आप अर्जन पर लगाएंगे। किस पर लगाएंगे? अर्जन पर लगाएंगे। ठीक है। अर्जन जो होता है आपका वो स्वाभाविक होता है, समाज में होता है, अनुकरण द्वारा होता है, मातृभाषा द्वारा होता है, भाषाई पूंजी द्वारा होता है। ठीक है। स्कूल से पहले होता है। अर्जन का मतलब क्या हो गया? जो बच्चा स्कूल से पहले ही सीखते निकल गया। मतलब बच्चा जब स्कूल में गया तभी उसने बहुत कुछ सीख लिया होता है। तो उसने क्या करा, वो अर्जन कहाँ से किया है? उसने अपने स्कूल से। अपने स्कूल में पहले वो परिवार में रहा, समाज में रहा, तो वो होता है अर्जन। भाषाई अर्जन क्या होता है? ऐसे इस पे पेडोलॉजी पे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। स्वाभाविक, समाज में, अनुकरण, मातृभाषा। तो आपको हिंदी में अगर आ जाए कि भाषा अर्जन ज़्यादा जरूरी है, भाषा अधिगम ज़्यादा जरूरी है, तो आप अर्जन लगाएंगे। ठीक है। क्योंकि उसको एक्वायर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चे को। लर्निंग जो आपकी उसकी वो है लैंग्वेज है, उसको एक्वायर करना ज़्यादा जरूरी है लर्निंग से ज़्यादा। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन 101% देखने को मिलेगा आपको सीटेट में कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम क्या चीज़ है। भाषा अधिगम जो होता है प्रयासपूर्ण होता है, विद्यालय में होता है, शिक्षकों द्वारा होता है, मानक मानक तथा द्वितीय भाषा द्वारा होता है, पुस्तकों द्वारा होता है, शिक्षण विधियों द्वारा होता है। तो आप लोगों से पूछा जाए कि भाषा अर्जन ज़्यादा जरूरी है, भाषा अधिगम ज़्यादा जरूरी है, तो आप लोग क्या बताएंगे? भाषा अर्जन ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। तो ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। पठन की क्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किससे माना गया है? अगर हम पठन की क्रिया की बात करें, क्वेश्चन आ जाए कि पठन की क्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे माना गया है और 4 ऑप्शन दे दें आपको, तो आपका एक ही ऑप्शन आपको याद रखना है, अर्थ को समझना। किसे? अर्थ को समझना। याद नहीं करना, अर्थ को समझना। आपको 4 पॉइंट देगा कि पठन की क्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पॉइंट कौन सा है। अर्थ को समझना, वाक्य को याद करना, वाक्य को एडमायर करना या वाक्य को लर्न करना। तो आपको हमेशा याद रखना है पठन की क्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारा अर्थ को समझना। ठीक है। आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे, क्या है हमारा? अर्थ को समझना। ठीक है। बात करते हैं अगली।
बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात होती है, वो किसने कहा है आपका? ये काफ़ी बार पूछा गया है। जो भाषा सीखना क्या होता है, बच्चे में जन्मजात होता है, वो किसने बोला है? चॉम्स्की ने बोला है। किसने बोला है? चॉम्स्की ने बोला है। किसने बोला है? चॉम्स्की ने। तो मैंने आपको चॉम्स्की के बारे में सुबह भी कराया था। मैंने आपको चॉम्स्की के बारे में सुबह भी कराया था कि चॉम्स्की के लिए कौन कौन से पॉइंट आपको याद करने हैं। मैं आपको एक बार और करा देता हूँ चॉम्स्की के बारे में, क्योंकि चॉम्स्की से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चॉम्स्की ने जो दिया था आपका भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। एक तो चॉम्स्की ने क्या दिया था? भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। उसने बोला था चॉम्स्की ने कि जो भाषा होती है बच्चे क्या करते हैं? जन्मजात अर्जित करते हैं। जो चॉम्स्की ने बोला था भाषा जो होते हैं बच्चे जन्मजात अर्जित करते हैं, जन्मजात जन्म से ही अर्जित करते हैं। तो उसने भाषा अर्जन की बात करी थी चॉम्स्की ने। ठीक है, चॉम्स्की ने एक फुल फॉर्म दी थी एलएडी की। किसकी फुल फॉर्म दी थी? एलएडी की, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। एक्विजिशन मतलब क्या होता है? अर्जन करना। एक्विजन माने क्या होता है? अर्जन करना। तो जो चॉम्स्की ने दी थी एलएडी की एक फुल फॉर्म बताई थी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। चॉम्स्की के बारे में आपको इतनी चीजें याद रखनी है। अब एक हमारी ग्रामर होती है यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी। यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी किसने दी थी आपकी? चॉम्स्की ने दी थी। इसे हिंदी में बोलते हैं संदर्भ मुक्त व्याकरण। क्या बोलते हैं हिंदी में? संदर्भ मुक्त व्याकरण बोलते हैं। यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी किसने दी थी आपकी? वो चॉम्स्की ने दी थी। एक होती है हमारी ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर। ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर किसने दी थी आपकी? वो भी चॉम्स्की ने दी थी आपकी। किसने दी थी? चॉम्स्की ने दी थी। पुराने से नए वाक्य को जोड़ना होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर। और फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक कहा जाता है चॉम्स्की को। तो चॉम्स्की के बारे में 6-7 पॉइंट हैं जी, आपको याद रखने हैं। यहाँ से 1 या 2 नंबर का जरूर पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। एक बार और पढ़वा देता हूँ आपको। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था आपका? चॉम्स्की ने दिया था। जन्मजात अर्जित करते भाषा को बच्चे, किसने कहा था? चॉम्स्की ने बोला था। एलएडी की फुल फॉर्म दी थी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। किसने कहा था? चॉम्स्की ने दिया था। यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी किसने दी थी? चॉम्स्की ने दी थी। ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर किसने दिया था? चॉम्स्की ने दिया था। और फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक कहा जाता है चॉम्स्की को। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4-5 बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक किसे कहा जाता है? चॉम्स्की को कहा जाता है। पीडीएफ मिल जाएगी बेटा, आप बस पहले पूरी वीडियो को देखें, अच्छे से समझें। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। आगे हमारा पॉइंट है कि बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सीखता है, वो किसने कहा था? वाइगोत्स्की ने। बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सीखता है, वो बोला था वाइगोत्स्की ने। किसने बोला था? वाइगोत्स्की के बारे में। अगर आपको वाइगोत्स्की के बारे में एक बार और पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स करिए, वाइगोत्स्की के बारे में भी पूरा पढ़ना है हमें। एक बार कमेंट करिए कि वाइगोत्स्की को पूरा पढ़ा दीजिए सर, तो मैं आपको वाइगोत्स्की को पूरा A to Z पढ़ा दूंगा आपको। अभी जल्दी से बताइए, वाइगोत्स्की को आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना पूरा? आपने चॉम्स्की के बारे में पढ़ा पूरा? तो चॉम्स्की के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया। बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा भाषा सीखता है, ये वाइगोत्स्की ने बोला है। ठीक है, इसने बोला चलो वाइगोत्स्की के बारे में एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वाइगोत्स्की के बारे में। देखिए वाइगोत्स्की ने जो दिया है आपको सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। किसका सिद्धांत दिया है? सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है आपको? वाइगोत्स्की ने बोला है। सोशियल कल्चरल थ्योरी। अब आप कंफ्यूज कहां पर होंगे बच्चे? कंफ्यूज कहां पर होते हैं? सोशियल कल्चरल थ्योरी और सोशियल लर्निंग थ्योरी। सोशियल कल्चरल थ्योरी किसने दी थी आपकी? वो वाइगोत्स्की ने दी है। और सोशियल लर्निंग थ्योरी की बात करते हैं तो वो बंडूरा ने दी है। किसने दी थी? बंडूरा ने दी है। आप इस चीज को अपने माइंड में बिठा लीजिए। अगर सोशियल कल्चरल थ्योरी की बात करता है तो वाइगोत्स्की ने दी है, और सोशल लर्निंग की थ्योरी की बात कर रहा है तो बंडूरा ने दिया है। ठीक है, इस चीज को आपको अपने माइंड में बिठा लेना है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कल्चर और लर्निंग में। तो लर्निंग दी है बंडूरा ने और कल्चर दी है तो उसने दी है, वाइगोत्स्की ने दी है। समझ में आ गया? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात किसने करी है? वाइगोत्स्की ने। हमारे संज्ञानात्मक विकास, जो आपका संज्ञानात्मक विकास होता है समाज के थ्रू होता है। वाइगोत्स्की ने बोला है संज्ञानात्मक विकास जो होता है समाज के थ्रू होता है। ठीक है, अब हाँ पूरा पढ़ा रहा हूँ वाइगोत्स्की के बारे में। अब बात करते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग की। वाइगोत्स्की ने रेसिप्रोकल टीचिंग की बात करी है। ठीक है, अब रेसिप्रोकल टीचिंग क्या है हमारी? क्वेश्चन पूछ, उसके 4 पॉइंट हैं। इसके 4 पॉइंट लिख लीजिए। प्रश्न पूछना, प्रश्न का स्पष्टीकरण, अनुमान लगाना या निष्कर्ष निकालना। ये 4 पॉइंट रेसिप्रोकल टीचिंग में होते हैं आपके। कौन कौन से? प्रश्न पूछना, प्रश्न का स्पष्टीकरण, अनुमान लगाना और निष्कर्ष निकालना। आपसे कैसे पूछेगा कि आप बताइए इसमें से रेसिप्रोकल टीचिंग का कौन सा पॉइंट नहीं है या कौन सा पॉइंट है? तो आपको 4 पॉइंट याद रखने। कौन से? प्रश्न पूछना, प्रश्न का स्पष्टीकरण, अनुमान लगाना, निष्कर्ष निकालना। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है।
इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं वाइगोत्स्की की अगली। वाइगोत्स्की जो होते रचनावाद में विश्वास करता था। वाइगोत्स्की जो होता आपका वो किस में विश्वास करता था? रचनावाद में विश्वास करता था। और वाइगोत्स्की ने बोला है पहले लैंग्वेज आती है फिर थॉट आता है। पहले लैंग्वेज आएगी फिर थॉट आएगा, पहले बच्चा लर्न करेगा उसका डेवलपमेंट होगा उसके बाद। प्याजे में उल्टा हो जाएगा ये चीज़। प्याजे में क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है ये चीज़। प्याजे ने बोला है पहले थॉट आता है फिर लर्निंग आती है, पहले डेवलपमेंट होता है फिर लर्न करता है बच्चा। पर वाइगोत्स्की ने बोला है पहले लैंग्वेज आएगी फिर थॉट आता है, पहले लर्न करता है फिर डेवलपमेंट होता है। आपको याद रखना है LT LD याद रखेंगे आप तो आपके माइंड में बैठ जाएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ZPD स्कैफोल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ये मान लीजिए 2 नंबर का जरूर आएगा। स्कैफोल्डिंग और ZPD में अंतर क्या होता है बहुत अच्छे से समझेंगे आप। मान लीजिए आपके पहले CTET में 70 नंबर आए, पहले मान लीजिए 70 नंबर आए, फिर उसके बाद आपके 120 नंबर आ गए। CTET में कितने आ गए? 120 नंबर आ गए, ठीक है। पहले आपके 70 आए, फिर आपके कितने आ गए? 120 आ गए। तो आप जो 120 पर पहुंचे हो, जो आप 120 पर पहुंचे हो उसे बोलते हैं हम ZPD। क्या बोलते हैं हम उसे? ZPD बोलते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ZPD बोलते हैं। हम अगर 70 से 120 पे पहुंच गए हैं तो जो 120 वाला फेस है हमारा वो होता है हमारा ZPD। जो 120 वाला फेस होता है वो होता है हमारा ZPD, समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोलते हैं जिसे। और जिसने आपको मदद करी है, जैसे मैं आपको मदद कर रहा हूं, आपको मैं मदद कर रहा हूं वहां से 70 से 120 ले जाने में, तो मैं होऊंगा आपका MKO। मैं होऊंगा आपका MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। मैं होऊंगा आपका मोर नॉलेजेबल अदर होऊंगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ZPD वो होता है जहां आप बढ़कर पहुंच गए, जहां आप बढ़कर पहुंच गए। 70 से आप 120 पे पहुंचे हो तो वो होता है आपका ZPD, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोलते हैं। और जिसने आपको मदद करी है वो होता है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर। और जो सपोर्ट होता है, जो सपोर्ट होता है वो कहलाता है आपका स्कैफोल्डिंग। क्या कहलाता है वो? स्कैफोल्डिंग कहलाता है। ढांचा या पाड़ बोलते हैं उसे हिंदी में। तो ये चीज आप अपने माइंड में समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए तो आप बताइए क्या होता है ZPD MKO स्कैफोल्डिंग। इसमें डिफरेंस 100% आता है देखने को, आपको 1-2 नंबर का जरूर मिलेगा। स्कैफोल्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कैफोल्डिंग वो पॉइंट है जो आप 70 से 120 के बीच में पहुंचे हो तो वो जगह, बीच वाली जगह होती है हमारी स्कैफोल्डिंग। वो सपोर्ट हमारा स्कैफोल्डिंग कहलाता है। और जहां पर आप 120 पे पहुंचे हो वो आपका कहलाता है, आपका ZPD कहलाता है। क्या कहलाता है? ZPD कहलाता है। तो आपके समझ में आ गई हुई चीजें अच्छे से, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं भाषा कौशल एक दूसरे से कैसे संबंधित होते हैं? अंतः संबंधित होते हैं जो भाषा कौशल होते हैं। अब भाषा कौशल का क्रम आपको याद रखना है। यहां से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, LSRW। क्या है हमारा क्रम? क्या है? LSRW। LSRW हमारा भाषाई कौशल का क्रम क्या है? LSRW। आपको अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो कमेंट भी कर दिया करिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपको पढ़ाने का। भाषाई कौशल क्रम क्या होता है हमारा? LSRW होता है। भाषा कौशल एक दूसरे से कैसे संबंधित होते हैं? क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ जाता है। अंतः संबंधित होते हैं। कैसे संबंधित होते हैं? अंतः संबंधित होते हैं। भाषाई कौशल क्रम क्या होता है आपका? LSRW। अब आगे बात करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या होता है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? डायरेक्ट पूछ लेगा। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है आपका? एक सामाजिक प्रक्रिया है। समाज की बात करता है तो वाइगोत्स्की आप आंख बंद करके लगाएंगे। जब भी समाज की बात होगी तो आप वाइगोत्स्की क्या लगा देंगे? आंख बंद करके लगा देंगे, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 किस पर आधारित है? वो रचनावाद पे आधारित है। आपकी किस पे आधारित है? रचनावाद पे आधारित है, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 NCF किस पर आधारित है? रचनावाद पे आधारित है। आपको इसको याद रखना है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला पॉइंट है आपका, ये पॉइंट आपका बहुत बार पूछा जाता है, जो पशुओं की त्वचा पर विविध डिजाइन होते हैं। जो पशुओं की त्वचा पर जो डिजाइन होते हैं वो किस कारण होते हैं? उसकी आप जलवायु के कारण नहीं होते। बहुत से बच्चे गलत करे आते हैं। जो पशुओं की त्वचा पर डिजाइन होते हैं वो किस कारण से होते हैं? बालों के कारण होते हैं। किस कारण से होते हैं? बालों के कारण होते हैं। आपको इस चीज को अपने माइंड में बैठा लेना है कि पशुओं की त्वचा पर जो डिजाइन होते हैं वो किस कारण होते हैं? बालों के कारण होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, 1 नंबर का 100%। लिख के रख लीजिए।
अब हम बात करते हैं रेगिस्तानी ओक की। रेगिस्तानी ओक क्या चीज़ है, ठीक है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। रेगिस्तानी ओक की बात कर लेते हैं। 4-5 पॉइंट हैं। अगर आपको ये 4-5 पॉइंट से कोई अलग पॉइंट देखने को मिल जाए तो आप उसे गलत कर आएंगे, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पहला पॉइंट क्या है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक जो होता है आपका कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पेड़ की जड़ें पेड़ की लंबाई की 30 गुनी गहराई तक जाती हैं जब तक पानी में ना पहुंच जाएं। देखो ये कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पेड़ की जो जड़ें होती हैं पेड़ की लंबाई की 30 गुनी नीचे होती हैं। पेड़ की लंबाई की 30 गुना नीचे होती है रेगिस्तानी ओक की। रेगिस्तानी ओक जो होता है उसकी जड़ें जो होती हैं पेड़ की लंबाई की 30 गुना नीचे तक होती हैं जब तक पानी में ना पहुंच जाएं, ठीक है। अगला पॉइंट बात करते हैं रेगिस्तानी ओक। यह पानी पेड़ के तने में जमा रहता है। उसका पानी जो होता है पेड़ के तने में जमा रहता है। यहाँ के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर उसे निकाल लेते हैं, क्योंकि पानी जो होता है उसके जड़ में जमा हो जाता है। क्या हो जाता है, जड़ में जमा हो जाता है। वहाँ के लोग पाइप डालकर उसे अंदर से पानी को निकाल लेते हैं। इसकी लंबाई लगभग 4 मीटर होती है। बिल्कुल बात मत करिए रिमझिम, सबको पढ़ने दीजिए प्लीज। इसकी लंबाई जो होती है लगभग 4 मीटर होती है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गई होगी आपको ओक के बारे में पता चल गया होगा ओक क्या है हमारा, ठीक है। रेगिस्तानी ओक के 4-5 पॉइंट हैं। इससे अलग पॉइंट आपको मिल जाए तो आप गलत कर आएंगे, ठीक है। इतने 4-5 पॉइंट हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेपेंथिस की। किसकी बात करते हैं, नेपेंथिस की बात करते हैं, ठीक है। अब नेपेंथिस क्या है, घटपर्णी पौधा है। इसे हम क्या बोलते हैं, घटपर्णी पौधा भी बोलते हैं। यह एक ऐसा पौधा है जो कीड़े मकोड़ों को खाता है। यह एक ऐसा पौधा है जो कीड़े मकोड़ों को खाता है। ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में कहाँ पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। इसमें एक सुगंध होती है जो कीड़ों को आकर्षित करती है। बहुत से लोग क्या समझते हैं ये आवाज़ करता है जिससे कीड़े आकर्षित होते हैं, पर ये आवाज़ नहीं करता है। इसके अंदर एक सुगंध होती है जो कीड़ों को आकर्षित करती है। तो आपको नेपेंथिस के बारे में 3 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। यह एक ऐसा पौधा है जो कीड़े मकोड़ों को खाता है। ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में कहाँ पाया जाता है, मेघालय में। इसमें एक सुगंध होती है जो कीड़ों को आकर्षित करती है। समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं झूम खेती की। क्या बात करते हैं, झूम खेती की बात करते हैं, ठीक है। अब झूम खेती क्या होती है, अब तो झूम खेती अब होती नहीं है कहीं पर। पहली बात तो ये है, पर आपके एनसीईआरटी में दे रखी है झूम खेती के बारे में, तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ये झूम खेती जो होती है, सबसे पहले क्या होता है, एक फसल को काटने के बाद कुछ सालों तक खेत को छोड़ दिया जाता है। क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट है, इस फसल को काटने के बाद खेत को कुछ सालों तक खाली छोड़ दिया जाता है, ठीक है। उस टाइम हम कुछ और उगाया नहीं जाता। उस टाइम क्या होता है, कुछ और उगाया नहीं जाता। देखो क्या होता है, पहले हमने फसल लगाई, फिर 1-2 साल तक खाली छोड़ दिया, उस टाइम को कुछ नहीं उगाया जाता है, ठीक है। जिसमें हल्का फुल्का खोदा जाता है इसको, जिसमें बीज डाल देते हैं हम। इसमें क्या, इस फसल में क्या होता है, इस जमीन को हम जोतते नहीं है। क्या करते हैं, इसमें हल्का फुल्का खोदा जाता है जिसमें बीज डाल दिए जाते हैं। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी उग जाते हैं, जैसे मान लीजिए अब इसमें क्या हुआ, हमने 1 साल तक छोड़ा तो उसमें क्या हो जाता है, हमारे बांस या अन्य खरपतवार जो हो जाते हैं हमारे उग जाते हैं। उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, हम उन्हें उखाड़ते नहीं है, उन्हें जला देते हैं, जिसकी राख जो होती है उर्वरक बन जाती है। यह पहाड़ों में मिजोरम में होती है। ये मिजोरम में होती है। झूम खेती कहाँ पर होती है, मिजोरम में होती है। अब आपको समझ में आ गया झूम खेती के बारे में। देखिए एक बार और बता देता हूँ, यह खेती होने के 1 साल तक उसे खाली छोड़ दिया जाता है। उस टाइम पर जितने भी वहाँ पे बांस उगते हैं उन्हें हम जलाते नहीं हैं, ठीक है। उन्हें हम जलाते नहीं हैं। उसकी राख जो होती है उर्वरक बन जाती है, जो खेती के लिए अच्छी होती है। इसे हम जोतते नहीं हैं, इसे थोड़ा सा खोदा जाता है और बीज डाल दिया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाथी की। ये पॉइंट भी आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है हाथी के बारे में। 100 ग्राम पत्ती खाता है हाथी, एक दिन में 100 ग्राम पत्ती खा लेता है, ठीक है। झुंड की सबसे बड़ी हथनी जो होती है उसकी सरदार होती है। हाथी में जो झुंड की सबसे बड़ी हथनी जो होती है क्या होती है, सरदार होती है। झुंड में 14-15 मादा हाथी व बच्चे रहते हैं। झुंड में क्या होता है, 14-15 मादा हाथी व बच्चे रहते हैं। 14-15 वर्ष की आयु के बाद नर हाथी हो जाते हैं और बाकी क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। और 14-15 वर्ष की आयु के बाद जो नर हाथी होते हैं झुंड को खाली छोड़ देते हैं।
ठीक है। 3 महीने के हाथी का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है, 2 कुंटल के बराबर। 3 महीने के अपनी त्वचा को ठंडा करने के लिए मिट्टी में लौटते हैं ये। तो हाथी के बारे में आपको 4-5 पॉइंट है याद रखने हैं, इससे एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, पूछ लेगा इसमें से हाथी के बारे में क्या गलत है। तो आपको सही याद है तो आप गलत भी निकाल सकते हैं, अगर आपको सही पता है उसके बारे में तो आप गलत भी निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आगे हम बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी की। किसकी बात करते हैं? कर्णम मल्लेश्वरी की। इसके लिए एक पॉइंट जरूर आता है आपका, ये अंतर्राष्ट्रीय प्राप्त वेट लिफ्टर है। ये अंतर्राष्ट्रीय प्राप्त क्या है? वेट लिफ्टर है। आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, याद कर लीजिए बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय प्राप्त क्या है? वेट लिफ्टर है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती है, ठीक है। 12 वर्ष से अभ्यास कर रही है। आपको ये कोई नहीं बताएगा कि उसके पिताजी हवलदार हैं और ये टोटल 4 बहनें हैं, इसे मिलाकर 4 बहनें हैं। एक बार आपसे पूछ लिया गया था एग्जाम में, 2013 की बात है, कि उसके पिताजी क्या करते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी के पिताजी जो है क्या करते हैं, आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। उसके पिताजी जो होते हैं हवलदार हैं। क्या है? हवलदार हैं। और टोटल कितनी बहनें हैं? 4 बहनें हैं। और जो उसकी तीनों बहनें जो हैं वो भी वेट लिफ्टिंग करती हैं, ठीक है। यह क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्राप्त वेट लिफ्टर है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। 130 किलोग्राम का भार जो उठा सकती है, 12 वर्ष से अभ्यास कर रही है। अब हम बात करते हैं स्लॉथ की। किसकी बात करते हैं? स्लॉथ। यहां से भी एक पॉइंट आपको जरूर देखने को मिलता है, 1-2 नंबर का, ठीक है। भालू जैसा दिखता है, भालू नहीं होता है। भालू जैसा दिखता है, भालू नहीं होता। पर यह दिन में 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है। क्या होता है? भालू जैसा होता है पर भालू नहीं होता। यह दिन में 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है। एक पेड़ पर ये करीब करीब 5 साल तक रहता है, जब तक पत्ती खत्म ना हो जाए। एक पेड़ पर कितने साल तक रहता है? 5 साल तक रहता है, जब तक पत्ती खत्म ना हो जाए। लगभग 40 वर्ष तक जीता है। सप्ताह में एक बार पेड़ से उतरता है। इतनी बातें आपको स्लॉथ के बारे में याद करनी है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या साथ में लिखते चले जाएं, आपको याद होना चाहिए, बस आपको याद हो जाना चाहिए। भालू जैसा दिखता है, भालू नहीं होता है। यह दिन में 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है, 5 साल तक रहता है। एक पेड़ पर 5 साल तक रहता है, जब तक उसकी पत्ती खत्म न हो जाए। लगभग 40 वर्ष तक जीता है। कितना? 40 वर्ष तक। सप्ताह में एक बारी पेड़ से उतरता है, ठीक है। इतना आपको याद हो गया होगा स्लॉथ के बारे में। आज हमारा लास्ट पॉइंट है मधुमक्खी। क्या? मधुमक्खी। तो मधुमक्खी का सबसे अच्छा पालन कब होता है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होता है। इसमें बक्से का प्रयोग करते हैं, चीनी का मीठा घोल डाल देते हैं और इसके डंक में फार्मिक अम्ल होता है। इतना आपको मधुमक्खी के बारे में याद करना है, ठीक है। आज हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। अगर आपको पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 भी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और मेरे इस वीडियो को यूट्यूब पे डालूंगा अभी, तो आपको वहां कमेंट करना है कि हमें पार्ट 3 भी चाहिए सर। अगर आपको पार्ट 3, पार्ट 4, तो वो पार्ट इतने सारे पार्ट करा दूंगा, आपका कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा, आपका कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा। और कल मैं आपके लिए मैथ पेडोलॉजी की क्लास लेकर आने वाला हूं, बहुत ही सॉल्व तरीके से यूट्यूब पर। वो आएगी यूट्यूब पर मगर, ठीक है। तो आपको क्या करना है? यूट्यूब पर जाना है, उसको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को और बेल आइकन दबा देना है, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। आपको उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो बस आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। पार्ट 3 जरूर लेकर आऊंगा आपके लिए, अगर आप कमेंट करेंगे यूट्यूब पर तो, ठीक है। यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको यूट्यूब पे भी कमेंट करना है जाकर, क्योंकि अगर यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।